स्वागत है। जैसा कि हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें आपको भारत की विभाजन प्रक्रिया और पाकिस्तान की विभाजन प्रक्रिया के बारे में समझाया था। कैसे भारत के सामने ये 3 चुनौतियाँ आई थी और उन तीनों चुनौतियों को हमने बारी बारी से आपको समझाया था। अब जैसे ही आपके सामने एक अखंड भारत का निर्माण हो चुका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया था, तो हम देखते हैं अब शासन व्यवस्था हम कौन सी अपनाते हैं जिसके तहत हम भारत की इस अखंड एकता को आने वाले भविष्य के लिए सुनिश्चित कर सकें। तो उसके लिए हम जानते हैं कि एक भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था मानी गई है वो सबसे बेहतर व्यवस्था मानी गई है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि जितने भी हमारे भारत देश में राज्य हैं उन सभी राज्यों की एक राजधानियां होंगी और उस राजधानी के तहत ही पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में शासन की जो शक्ति अधिकतर मानी गई है वो किसके हाथों में निहित मानी गई है? जनता के हाथों में निहित मानी गई है। परंतु जनता के बाद भी अगर हम कोई चीज देखें, जो शासन की शक्तियों में जब हम एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने एक नेता का चयन करते हैं, अब नेता की यह जिम्मेदारी बनती है, उसकी यह जवाबदेही बनती है कि वो हमारे देश का क्या करे? विकास। तो वो विकास करने के लिए कुछ अपनी प्रोग्रामिंग फिक्स करते हैं, अपनी शासन व्यवस्थाएं अपनाते हैं, कुछ बंटवारा करते हैं। उस शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। जैसे कि अपन चलते हैं, संघीय शासन व्यवस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहली होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। संघीय शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। जैसे ही अपन आगे चलते हैं, इसको अपन क्या कह सकते हैं? उच्च सदन, क्योंकि राज्य से बड़ा कौन होता है? केंद्र सरकार। आगे और इसको ये इससे छोटा है तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? निम्न सदन। आगे चलते हैं, इसको अपन एक छोटे से नाम से और प्रदर्शित कर देते हैं, सामान्य जानकारी के राष्ट्रीय राजधानी। दूसरी स्थिति में अपन चलते हैं, क्या आपके देश में जैसे अपन मान लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर एक उदाहरण देते हैं कि दिल्ली हो गई। दिल्ली के बाद अपन एक कोई सा भी राज्य लेते हैं, ये हो गया अपना राजस्थान। राजस्थान में भी हम जानते हैं कुछ जिले होते हैं, तो उन जिलों के नाम लिखिए। ये हो गया जिला। जैसे कि आप जानते हैं कि जिलों के अंदर भी कुछ गांव होते हैं, कुछ कस्बे होते हैं, तो उससे छोटी इकाई को हम कह सकते हैं छोटा शहर या कस्बा, और सबसे निचली इकाई को अपन मान सकते हैं कि गांव होते हैं। हर एक राज्य में भी यही व्यवस्था होती है। हम एक उदाहरण के तौर पर इसको आपको बता रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय राजधानी क्या हो गई हमारी? दिल्ली। दिल्ली के अंदर भी कोई पूरा भारत देश हो गया। भारत देश का हमने दिल्ली भारत देश की राजधानी हो गई। इसके अंदर अपना एक राजस्थान राज्य ले लिया, कोई सा भी राज्य आप ले सकते हैं। उस राज्य के अंदर भी क्या होते हैं? जिले होते हैं, जिलों के अंदर शहर होते हैं, कस्बा होते हैं, उसके अलावा गांव होते हैं। तो इन पूरी शासन व्यवस्थाओं के लिए, इन पूरी डायग्राम के लिए सरकार का होना, प्रशासन का होना या कानून का होना अति आवश्यक है। तो इसलिए जब तक यहाँ पे तो हम मानेंगे कि दिल्ली
यहाँ पर हमने सरकार, कानून और प्रशासन की व्यवस्था कर दी। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी स्थिति में कि एक राज्य हो गया कोई सा, तो राज्यों के लिए भी हमने किसका चयन कर दिया कि भाई राज्य सरकार का भी निर्माण कर दिया। अब आगे चले, यहाँ पर अभी जिले रह रहे हैं, कुछ शहर रह रहे हैं और कुछ गांव रह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अपना काम पूरा नहीं हुआ है, अपना प्रशासन यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि सरकार के और बंटवारे करते हैं, इस शासन व्यवस्था के और बंटवारे करते हैं। इसको अपन बताते हैं। तो इस बंटवारे करने की तीसरी प्रक्रिया को हम तीसरे स्थान पर आता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, या इसका अपन दूसरा प्रोजेक्ट नाम ले लेते हैं स्थानीय स्वशासी निकाय। देखिए एक बात तो है कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दो स्तरों पर बटी होती है, पहली केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। और ये भारत में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिया गया है कि कोई भी सरकार किसी भी सरकार के अधीनस्थ होकर कार्य नहीं करती है। क्यों? हम मान सकते हैं कि भले ही बड़ा है केंद्र सरकार, परंतु इसके दबाव में रहेगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है ये अपने क्षेत्र में सर्वे सर्वा होता है। संवैधानिक तरीके से अगर कोई भी ये कार्य करती है तो केंद्र सरकार इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा सकती। अगर कहीं भी असंवैधानिक तरीके से कार्य करती है तो केंद्र सरकार इस पर रोक, कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका या केंद्र सरकार इस पर रोक लगा सकती है। पहली हो गई केंद्र सरकार, दूसरी हो गई राज्य सरकार, तीसरे स्थान पर पढ़ने वाली को इसलिए हम क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। अब इसको भी हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटते हैं। अब ये विभाजन करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, इसका नया नाम देते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण अर्थात सत्ता का हम शाब्दिक अर्थ देखें, सत्ता का अर्थ होता है सरकार। शाब्दिक अर्थ में कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सत्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम सत्ता का शाब्दिक अर्थ के रूप में बताएंगे कि सत्ता का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सरकार। अब विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा। और बंटवारा कैसे किया? जो तीसरा स्तर है हमारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में, ये जो सरकार बनती है या इसका जो गठन किया जाता है ये बंटवारे के माध्यम से किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जब केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसको दे दी जाती है? तीसरे स्तर की सरकार को। तीसरे स्तर मानी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को। दोबारा सुनिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का अर्थ होता है सरकार और विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा करना। अब बंटवारा कैसे करते हैं कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसी तीसरे स्तर की सरकार को शक्तियां दी जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्लियर है यहाँ तक? अब सत्ता, अब पेपर में पूछा जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची से लिया गया है, तो हम इसे लिख देते हैं, यह प्रक्रिया संविधान की अनुसूची कौन सी? 7वीं अनुसूची। अनुसूचियां कितनी होती है हमारी? अनुसूचियां होती है 12। हम पढ़ेंगे उनको भी, परंतु अभी हम चल रहे हैं, जैसे टॉपिक आएगा हम सबसे पहले अनुसूचियों को क्लियर कराएंगे। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, वो भी संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब इसके हम कितने भाग करते हैं? 3 भाग और करते हैं।
ये हो गया कौन सा स्तर, ये हो गया जिला स्तर। ये कौन सी, नगर पालिका या निगम। ये ग्राम पंचायत। देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अब जब ये पूरी शासन व्यवस्था हो जाती है, इसके स्तरों पर बंटवारे हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत की एक छोटी से छोटी इकाई में, कि भारत की एक छोटी से छोटी इकाई में भी सरकार की, प्रशासन की या हमारे कानून की व्यवस्था हो गई है। इस पूरी शासन व्यवस्था को ही हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। दोबारा सुनिए, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था का प्रचलन है, संघीय शासन व्यवस्था। इसमें इसका एक और होता है कि पूरे देश, जो हमारा भारत देश है, जितने भी इसमें राज्य आते हैं, उन सभी की एक राष्ट्रीय राजधानी होती है और पूरी शासन की व्यवस्था केंद्र सरकार के वहां से चलाई जाती है। दूसरे स्तर पर और हम चले, शक्तियों का यहाँ विभिन्न स्तरों पर बंटवारा किया जाता है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। कोई भी सरकार जब तक अपने संवैधानिक तरीके से कार्य करती है, कोई का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे ही असंवैधानिक तरीके से वो कार्य करती है, तो उस पर उच्च स्तर की सरकारें अपना प्रतिबंध लगा देती है। अब चलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। इस संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 स्तरों पर बटी होती है। पहली हो गई केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बजाय राज्य सरकार के बड़ी होती है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, उच्च सदन। आप जानते हैं उच्च सदन लोकसभा को भी कहा जाता है, निम्न सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। आगे चलते हैं राज्य सरकार, जिसे अपन क्या कहते हैं, निम्न सदन। इसमें अब हम जानते हैं कि यहीं तक हमारी सरकार का बंटवारा काम या प्रशासन का विभाजन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए और आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 7वीं अनुसूची के माध्यम से सत्ता का बंटवारा करते हैं और सत्ता के बंटवारे करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का अर्थ होता है क्या, सरकार, और विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन। और यही शक्ति विभाजन प्रक्रिया हमारे संविधान की किसमें है, 7वीं अनुसूची में। इसमें 7वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद स्तरीय शासन व्यवस्था, जिसको आम बोलचाल में साधारण भाषा में हम स्थानीय स्वशासी निकाय कहते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटते हैं, जिला स्तर, नगर पालिका या निगम स्तर या ग्राम पंचायत। अब जाके हमारे देश की शासन व्यवस्था पूरी हुई है। हम कह सकते हैं कि दिल्ली में भी शासन व्यवस्था है, एक राज्य उड़ीसा ने ले लिया कि राजस्थान में भी शासन व्यवस्था है, इसके अंदर पड़ने वाले जिले में भी शासन व्यवस्था है। कुछ नगर और नगर पालिकाएं होती हैं, शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, उनमें भी शासन व्यवस्था है। और यहाँ भी ग्राम पर आगे निचली कड़ी होती है कि एक छोटी सी कई गांव, वहाँ भी एक शासन व्यवस्था है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संघीय शासन व्यवस्था। इसलिए अपन अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश की शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था से बेहतर कोई भी शासन व्यवस्था नहीं हो सकती। ये एक आप स्पष्ट तरीके से एक बात अपने जहन में बैठा लीजिए कि ना तो कोई सरकार किसी सरकार के अधीन होकर कार्य करती है। सभी सरकारें चाहे निचले स्तर की हो या उच्च स्तर की हो, सभी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है।
तब तक वह संवैधानिक तरीके से चले। अगर कहीं भी संवैधानिक तरीके से कार्य करती है तो उस पर किसी न किसी प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में कुछ टॉपिक आया है और उस टॉपिक के लिए अपन जैसे कि अपन आगे चलते हैं। अभी अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, या अपन कह सकते हैं किसे कहते हैं। एग्जाम में आता है ये प्रश्न 2 नंबर के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, सत्ता का शाब्दिक तौर पर अगर हम अर्थ पढ़ें, शाब्दिक तौर पर अर्थ का अर्थ होता है कि इसका अमूमन एक शब्द में अर्थ क्या होता है, तो सत्ता का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, सरकार। अब हम पढ़ते हैं विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। किसके बारे में? 7वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 12 दी गई हैं और 12 अनुसूचियों में 7वीं जो अनुसूची है इसमें अपन कह सकते हैं शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, या अपन कह सकते हैं शक्ति विभाजन प्रक्रिया। क्या है? शक्ति विभाजन प्रक्रिया। 7वीं अनुसूची को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे ही समझो हम संघीय शासन व्यवस्था आपने पढ़ी है, ऐसे ही संघ, राज्य और समवर्ती। यहाँ पर अपन केंद्र सरकार मान ली, राज्य सरकार मान ली और ये क्या मान ली, समवर्ती सूची। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ये बड़ी सरकार है, बड़े स्तर की है, तो इसमें केंद्र स्तर मान लेते हैं और जो भी कानून बनाएगी, कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। जो भी कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। राज्य सूची में है, ये कौन सा स्तर है? राज्य स्तर। इसमें कानून जो भी बनाएगी वो कौन बनाएगी? राज्य। इसमें कानून कौन बनेगी? राज्य सरकार। तीसरे समवर्ती। जैसे ही हमने तीसरा विभाजन किया था उसी प्रकार समवर्ती, समान 2 भाग, समान दोनों सरकारों के भाग। इसमें जो भी कानून बनाए जाते हैं दोनों के समान भाग होते हैं। केंद्र भी होता है और राज्य भी होता है, दोनों ही ये कानून बनाते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए कि 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जो दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा अर्थात शक्ति विभाजन प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? 7वीं अनुसूची से। इसमें संविधान के दौरान 7वीं अनुसूची को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती में दोनों सरकारों का समान हस्तक्षेप होता है, इसलिए दोनों सरकारें ही कानून बनाती हैं।
परंतु इसमें एक निर्णय होता है, अगर किसी भी कारणवश किसी विधेयक पर या किसी और चर्चा पर या कानून पर इन दोनों में मतभेद हो जाते हैं तो जो बड़ा होता है, तो मतभेद होने की स्थिति में जो बड़ा होता है, बड़ा कौन सा है? केंद्र सरकार, उसका कानून क्या माना जाता है? मान्य माना जाता है। केंद्र सरकार का कानून मान्य माना जाता है। आगे चलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब 7वीं अनुसूची पढ़ ली है हमने, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं इसकी परिभाषा आपको लिखता हूं। सरकार, जिसका अर्थ केंद्र सरकार। आगे चलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसी तीसरे स्तर की सरकार को शक्तियां दी जाती है, उसे सत्ता या अर्थात सरकार का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्लियर? ये 2 नंबर में परिभाषा पूछी जाती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। इस सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए हम पढ़ते हैं, सत्ता का अर्थ होता है क्या? सरकार। कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसी तीसरे स्तर की सरकार को शक्तियां दी जाती हैं, उसे हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। आगे चलते हैं, अब हमको पूरे शासन व्यवस्था के बारे में पता चल चुका है। जैसे आपको मैंने प्रारंभ की वीडियो में बताया था, पाठ का नाम है भारतीय संविधान और भारत के संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो आप संविधान पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, अब आप कहेंगे सर जी आपने ये 3 शब्द बोले हैं, ये हमारे संविधान की विशेषता है, लिखित है, पठित है, निर्मित है। आगे चलते हैं कि संविधान जब आज हमारे देश में जो बनाया गया है, ये संविधान 60 देशों से मिलकर बनाया गया है। कितने देशों से मिलकर? 60 देशों से, 60। आगे चलते हैं, इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आगे चलते हैं, संविधान बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया था? तो सब एक छोटी सी बात, संविधान बनाने से पहले सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था? संविधान सभा। तो हमको ये अपन पढ़ते आए हैं, इसके बारे में अध्ययन कम करना है, बजाय इसका अध्ययन करता है कि सदी संविधान सभा किसे कहते हैं। जैसे हमने लोकतंत्र पढ़ा, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया प्रतिनिधि हमारा कौन होता है? नेता। तो उसी प्रकार
आप कहते हैं कि सर्वोच्च शक्ति, शासन की शक्ति किसके हाथों में निहित होती है? जनता के हाथों में निहित होती है। तो जो जब देश का संविधान बनाया जा रहा है, जिस पर सरकार काम करती है, जिस पर पूरे देश का कानून काम करता है, जिसमें सब देशों के नागरिकों के लिए अधिकार दिए जाते हैं, तो ये एक छोटा मोटा दस्तावेज नहीं है, विशाल दस्तावेज है। तो इसको बनाने में भी किसका सहयोग होना चाहिए? जनता का ही सहयोग होना चाहिए। तो संविधान सभा, तो इसकी एक परिभाषा अपन बताते हैं, चुने गए प्रतिनिधियों की वह सभा जो इस संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा, चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो इस संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान सभा। जो संविधान सभा का गठन किया गया था, इसमें भी जो लोग चुने गए वो भी जनता के द्वारा चुने गए थे। उन पर अपने अपने मत प्रदर्शित किए गए थे कि ये लोग इसमें सम्मिलित होंगे और ये हमारे संविधान का क्या करेंगे? निर्माण। इसीलिए हम इस कहते हैं कि चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो इस संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान सभा। अब हम आगे अगली वीडियो में आपके सामने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वहाँ आपको कानून निर्माण प्रक्रिया के बारे में, इस संविधान की विशेषता के बारे में और इस संविधान की जो निर्माण हुआ, संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ, कौन कौन इसमें व्यक्ति सम्मिलित थे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे।